हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ हॉट टॉपिक्स और ये जो वीडियो है वो IIT जेईई के स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से डेडिकेट है जो तैयारी में है और जो वास्तव में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ हॉट टॉपिक बताऊँगा क्वांटम मैकेनिक्स से इस वीडियो में। साथ साथ जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एनालिसिस भी करूँगा और एनालिसिस के साथ साथ आपको बताऊँगा फर्दर इन क्वेश्चनों में से क्या और फर्दर क्वेश्चन के स्कोप्स हैं। तो मैंने इस वीडियो का जो टाइटल दिया है वो दिया है हॉट टॉपिक लिस्ट, जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स मीन्स हॉट टॉपिकों के साथ साथ आप स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या क्वेश्चंस फर्दर आप सोच सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस की संभावना है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है उन्हीं टॉपिकों पे जो आ चुके हैं उन्हीं के आसपास कैसे आते हैं उन्हें मैं डिस्कस करूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से IIT जेईई के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सिद्ध होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। तो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मैंने आज पूरा पेपर का एनालिसिस किया है और पूरा पेपर एनालिसिस करने के बाद में मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसे मैं चाहूँगा आप लोगों को बताना कि इस लिस्ट में मैंने क्या देखा है कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा आ रहा है। तो एक क्वेश्चंस जो मैं लगातार देखता हूँ वो क्वेश्चंस है हमारा डीजनरेसी का। तो डीजनरेसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन के आता है, डीजनरेसी क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो मैं डीजनरेसी क्या आ चुकी है वो भी डिस्कस करूंगा और फर्दर क्या आ सकती है उसे भी डिस्कस करूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आगे क्वेश्चंस की क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हमें तैयार रखने चाहिए। तो डीजनरेसी में एक क्वेश्चंस जो आया हुआ है वो है हमारा 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स में पूछा गया था कि ये हमारा 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स में एनर्जी दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स, और एनर्जी भी दी हुई है। एनर्जी की जो वैल्यू है क्वेश्चंस के अंदर वो दे रखी है E = 14 पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma²। ये क्वेश्चंस में पूछा गया था और इसमें डीजनरेसी पूछी गई थी। तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसे लिख लें पहले इसके लिए, nx² + ny² + nz² और पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma²। ये हमारा फॉर्मूला होगा एनर्जी के लिए 3 डायमेंशन के लिए। तो यहाँ से nx² + ny² + nz² की वैल्यू ले लें। ये वैल्यू जो होगी वो हमारी 14 के इक्वल होगी जब हम इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ से nx, ny, nz की वैल्यू इस तरीका की हमें रखनी होंगी कि ये वैल्यू जो इनका स्क्वायर ऐड होकर वो 14 दे दे। तो nx, ny और nz की जब वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे, तो आप क्या करें, nx की जगह पे 1 ले लें, ny की जगह पे 2 ले लें और nz की जगह पे 3 ले लें। तो यहाँ पे जैसे हम 1 स्क्वायर करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और ny स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा और ये 3 का स्क्वायर यहाँ से 9 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू ऐड होकर 14 हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम कि इनमें से वैल्यूओं को चेंज करते चले जाएंगे। यहाँ पे इसको 1, यहाँ पे 3 और ये 2 वैल्यू ले लेंगे। यहाँ से ये 2, 1, 3 ले लेंगे। एक कॉम्बिनेशन हमारा बन जाएगा 2, 3, 1, एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3, 1, 2 और एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3, 2, 1। तो ये हमारे ओवरऑल जो है 6 स्टेज ऐसी होंगी जो इस कंडीशन को ओबे करेंगी, क्योंकि अगर हम इनका स्क्वायर हर बार केस में स्क्वायर करें और ऐड करें तो हर बार ये 14 हमें मिल जाएगा ये वैल्यू। तो ये हमारी जितनी वैल्यूज, जितने कॉम्बिनेशंस होते हैं वही हमारी डीजनरेसी होती है। तो लगातार क्वेश्चंस इस पे पैटर्न पे आता रहता है। हॉट टॉपिक में मैंने डीजनरेसी को सबसे ऊपर रखा है। एक होमवर्क में एक क्वेश्चन इस पर निकाल कर देखें कि 66 पाई स्क्वायर h² अपॉन अगर 2ma² एनर्जी देता है तो क्वेश्चन कैलकुलेट करें कि यहाँ पर डीजनरेसी कितनी होगी। तो इस पर क्वेश्चन की संभावना है कि आपका एनर्जी ये दे सकता है और डीजनरेसी पूछ ले। तो इसी पैटर्न से आपको चलना है और आप बताएं क्वेश्चन को सॉल्व करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी डीजनरेसी आपने कितनी कैलकुलेट की। मैं उसके बाद में चेक करूंगा। तो एक क्वेश्चन तो डीजनरेसी से यहाँ से आया है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया है कि आप इसको आगे कैसे करेंगे। अब आपको यहाँ पे डीजनरेसी में ध्यान ये रखना है कि आप 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स में आ चुकी है डीजनरेसी, 2 डायमेंशन में आएगी तो किस तरीका से सॉल्व करेंगे। तो 2D के लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम जैसे एनर्जी का फॉर्मूला 2 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स में, अगर हमें क्यूबिक नहीं होगा यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स होगा, क्योंकि जो 2D होता है वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर इस तरीका की शेप होती है, वहाँ पे क्यूब रहता है 3 डायमेंशन के अंदर। तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स अगर एनर्जी में देता है और कहता है कि nx² + ny² पाई स्क्वायर h² अपॉन 2ma², ये एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से जैसे क्वेश्चन में दे सकता है कि अगर इसी वैल्यू को कह देता है कि एनर्जी जो है 2 डायमेंशन बॉक्स में
5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 एम ए स्क्वायर है। ये साइज है यहाँ पे बॉक्स की। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि डिजनरेसी आप बताएं 2 डायमेंशन में कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर की वैल्यू को हम 5 ले लेंगे और फिर एन एक्स और एन वाई की वैल्यू हम यहाँ से पुट करना शुरू करेंगे। तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एक तो ये 2 और 1 कॉम्बिनेशन से होगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ 1 होगा, तो 4 + 1 5 बन जाएगा। या हमारा एक कॉम्बिनेशन 1 और 2 का ये बनेगा। तो यहाँ पर डिजनरेसी हमारी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 स्टेटों से ये कंडीशंस ऑबे हो रही है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को 2 डायमेंशंस के लिए तैयार रखें। साथ साथ में कुछ और क्वेश्चंस जो यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि डिजनरेसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन के उभरा है। पीछे मैं कंपटीशंस की दुनिया को देख रहा हूँ बहुत सालों से, तो डिजनरेसी से क्वेश्चंस मैंने रेगुलर देखे हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारा डिजनरेसी में 2 डायमेंशन बॉक्स जो हमारा 2 डायमेंशन एच हार्मोनिक ऑसिलेटर में अगर पूछता है तो डिजनरेसी का फॉर्मूला याद रखें n+1, या हम इसे n की को लिख सकते हैं nx + ny + 1। nx और ny जो है यहाँ पे हमारे इंटीजर्स हैं। और साथ साथ ये भी याद रखें कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो इंटीजर्स की वैल्यू है वो 0 से लेते हैं और पार्टिकल इन ए बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो 1 से शुरू करते हैं। ये भी ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने हालांकि कंसेप्चुअल उसे काफ़ी पहले डिस्कस किया हुआ है। तो 2 डायमेंशन के लिए तैयार रहें। यहाँ पे जैसे हमसे कहेगा कि एनर्जी उसने क्वेश्चंस के अंदर दे दी, यहाँ से जो वैल्यू है nx + ny + 1 एच कट ओमेगा, ये एनर्जी होती है 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में। तो यहाँ से क्वेश्चंस जैसे दे सकता है कि एनर्जी की वैल्यू हमारी 5 एच कट ओमेगा है, तो आप बताएं डिजनरेसी कितनी होगी। तो यहाँ से सिंपली nx + ny + 1 की वैल्यू यहाँ से ले लें, तो आंसर 5 हमें मार्क कर देना है। कुछ और भी वैल्यू दे सकता है, 7 एच कट ओमेगा, 6 एच कट ओमेगा, तो उसी हिसाब से इसको कर लें 2 डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में। 3D भी मैं डिस्कस करे दे रहा हूँ, और 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर का अगर पूछ लेता है डिजनरेसी तो उसका फॉर्मूला रखें n+1 n+2 अपॉन 2, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो ये भी याद रखें। साथ साथ जैसे कई बार पूछ लेता है कि ग्राउंड स्टेट में बताएं डिजनरेसी क्या होगी, तो डिजनरेसी ग्राउंड स्टेट के लिए अगर वो पूछता है तो यहाँ पे n की वैल्यू को, n जो यहाँ पे रहता है वो हमारा रहता है nx + ny + nz। तो यहाँ पे n की वैल्यू को 0 ले लें ग्राउंड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइट स्टेट में पूछता है तो n को 1 ले लें, सेकंड में पूछता है तो n को 2 ले लें। इस टाइप से यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहें और निकालते रहें, तो इसको तैयार करके जाएं। साथ साथ अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर के अलावा अगर हाइड्रोजन एटम में भी मैं बताए दे रहा हूँ कि अगर पूछ लेता है इन केस, तो 2 ही फॉर्मूले आपको याद करके जाने हैं। हाइड्रोजन एटम में डिजनरेसी n² होती है, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, केवल अगर ऑर्बिटल मोशन ले रहे हैं। अगर ऑर्बिटल और स्पिन दोनों कंसीडर कर रहे हैं तो 2n² होती है, जहाँ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू कहता है 2 है हाइड्रोजन एटम के अंदर, डिजनरेसी बताएं केवल ऑर्बिटल मोशन कंसीडर की है तो 4 मार्क करेंगे। अगर कहता है कि ऑर्बिटल और स्पिन दोनों कंसीडर की गई है तो यहाँ पे 2² × 2 कर देंगे तो 8 आंसर हो जाएगा। तो ये डिजनरेसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने दिशा भी दे दी है आपको और बता भी दिया है कि क्या क्वेश्चन आ गया है, क्या फर्दर है। तो 2-3 फॉर्मूले इसमें और ऐड कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आप डिजनरेसी का आप कर पाएंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस कर लें डिजनरेसी से, एक अच्छा टॉपिक क्वांटम मैकेनिक्स का जो बहुत जल्दी तैयार भी हो जाता है। और डिजनरेसी के पीछे का रीज़न भी समझें कि जो एनर्जी हमारी अगर सेम रहती है और एनर्जी के अलावा एनर्जी सेम रहे और वेव फंक्शन डिफरेंट हो तो वो हमारी डिजनरेसी कहलाती है। कि जितने वेव फंक्शन ऐसे हैं कि डिफरेंट वेव फंक्शन हैं और वो करस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू सेम दे रहे हैं तो डिजनरेट स्टेट कहलाती हैं, और इतनी ही स्टेट जो है वो डिजनरेसी कहलाती है। तो ये इसका कंसेप्ट था। एक टॉपिक नंबर 1 डिस्कस किया था डिजनरेसी का, उसमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं आपको। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने देखा है रेगुलर, वो आता है हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं कुछ क्वेश्चन इस पर भी कराना चाहूँगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं लगातार जेम के अंदर डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। तो यहाँ एक तो सबसे पहले ये याद रखें कि लैम्डा पी रिलेशन जो वेवलेंथ है मैटर वेव की वो h/p होती है, जहाँ पे p मोमेंटम है और लैम्डा जो है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो यहाँ पे कई बार p देता है, लैम्डा पूछ लेता है, और कई बार हमें लैम्डा देगा, p पूछ लेगा। तो ये तो पूछता ही रहता है इस तरीका का क्वेश्चन। साथ साथ ये याद रखें कि अगर पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 है तो p का फॉर्मूला जो होता है वो √2m होता है। E जहाँ पे एनर्जी है तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाता है h/√2m में। तो ये ध्यान रखें। साथ साथ ये याद रखें कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, उसकी एनर्जी अगर E है तो लैम्डा उसका इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। अगर कोई कई बार क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करा देता है पोटेंशियल डिफरेंस
v से, तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे h/√2m और e इंटू वी, और इसको हम इस फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे तो √150/v एंगस्ट्रॉम ये फॉर्मूला बन के आता है नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन के लिए, जब वो पोटेंशियल डिफरेंस v से एक्सीलरेट होता है। तो यहाँ पे v देता है कई बार और लैम्डा पूछता रहता है, तो इस फॉर्मूले को एप्लीकेशन करें, इसके करें। फोटोन के केस में कई बार एनर्जी दे देता है, तो याद रखें कि फोटोन के लिए p की जो वैल्यू होती है, अगर एनर्जी दी है तो p की वैल्यू को E/c ले लें, क्योंकि E = cp फॉर्मूला उसमें लागू होता है, रेस्ट मास उसका 0 होता है। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है उसे E/c रख दें, तो लैम्डा की वैल्यू जो यहाँ से हमें मिलेगी वो हमारी आएगी h/E/c। तो SC/E यहाँ से ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ये फोटोन पे एप्लीकेबल है, ये भी याद रखें। तो फोटोन की कई बार एनर्जी देता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछता है तो इस फॉर्मूले को लगाएं। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की देता है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछता है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड करता है पोटेंशियल डिफरेंस v से तो इसको अप्लाई करें। लगातार क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे, इस पे फॉर्मूले पे, इस फॉर्मूले पे लगातार पूछते हैं। मैंने जेम में देखा है, पेपर एनालिसिस में बहुत बार क्वेश्चंस इस पोर्शन से आता है। साथ साथ ये भी याद रख लें कि जो हमारा लैम्डा p कर्व भी कई बार पूछ लिया जाता है कर्व बना के, तो ये भी याद रख लें कि इस टाइप से ये हमारा कर्व आता है, इस तरीका का। इसे ना इधर मिलाएंगे ना इधर मिलाएंगे, क्योंकि जब p की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, जब जाकर लैम्डा 0 होगा, क्योंकि p कभी इन्फिनिटी नहीं होगा तो ये एसिम्प्टोटिक कर्व बनाता है। p की वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि हम डी ब्रॉगली कंसेप्ट जब लगाते हैं, जब मैटर वेव मूव करती है, तो इसलिए क्या होता है यहाँ भी एसिम्प्टोटिक कर्व बनाता है। तो ये दोनों, तीनों, चारों, पांचों बातें याद रखें। अगर हमें रिलेटिविटी में पूछता है तो रिलेटिविटी में ये याद रखें कि अगर रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन हमें यूज करना है तो h/√2mEV प्लस यहाँ से जो एक्सप्रेशंस है उसे रिलेटिविटी के लिए तैयार करके रखें। यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है 1 + EV/2m0c²। ये हमारा रिलेटिविस्टिक केस है, जब हम रिलेटिविटी को कंसीडर करके चलते हैं। कोई पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन को ही हम लें, एक्सीलरेटेड पोटेंशियल v है और उस पर रिलेटिविटी अप्लाई की गई है, तो ये फॉर्मूला हमें उसमें अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखें, इसको भी रखें। यहाँ से क्वेश्चंस देखा जाता है, इन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके चलें। ई देगा, मास देगा, इलेक्ट्रॉन का लैम्डा पूछेगा, ये फॉर्मूला लगा दें। और अगर फोटोन के लिए एनर्जी देता है तो ये फॉर्मूला लगा दें। अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस में पोटेंशियल देता है तो इस एक्सप्रेशन को यूज कर दें। और अगर कहता है कि रिलेटिविटी हमें अप्लाई करनी है और एक पार्टिकल है जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया है तो ये लगाएं। और अगर पार्टिकल का चार्ज वो कह देता है q है तो ये q कर दें यहाँ। तो इन क्वेश्चनों पे, इन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ को मैंने हॉट टॉपिक लिस्ट में स्थान दिया है, और इसे स्थान देते समय ये ध्यान रखा है पीछे के पेपरों को एनालिसिस करते समय कि कौन कौन से फॉर्मूले हमारे फ्रीक्वेंट यूज हुए हैं सबसे ज़्यादा बार। और पेपर का लगातार एनालिसिस करके मैंने देखा है कि कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट ऐसे हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते मैं एक डिस्कशन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन में रेगुलर जो देख रहा हूँ, हमारे पास जो क्वेश्चन देखा गया है, एक पार्टिकल फिलिंग बहुत आती है। अगर IIT जेम का पेपर आप देखें तो पार्टिकल के फिल करने के क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं कि पार्टिकल फिलिंग कराता है, और पार्टिकल फिलिंग कराते समय पे कभी पार्टिकलों को 3 पार्ट्स में वो लेके चलता है। कई बार वो स्टैटिक से लेके चलता है कि पार्टिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को ओबे करते हैं। कई बार कहता है कि पार्टिकल बोस-आइंस्टीन को ओबे करते हैं। कई बार कहता है फर्मी-क्लार्क स्टैटिक्स को ओबे करते हैं। तो इन तीनों केसेज में पूछता है, क्लासिकल केस है। बोस-आइंस्टीन के अंदर हम जो स्पिन पार्टिकल होते हैं जिनकी स्पिन 0, 1, 2 होती है, उस तरीका के पार्टिकल होते हैं, और फर्मी-क्लार्क वाले स्पिन जो है हाफ के पार्टिकल होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे भी डिस्कस करना चाहूँगा, तो पेपर मेरे पास है। पेपर का मैंने आज सुबह से एनालिसिस किया है पूरा, क्या क्या क्वेश्चंस हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो रेगुलर पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं पे मैं डिस्कशन दे रहा हूँ लगातार के क्या क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो रेगुलर पूछे जा रहे हैं, और क्या क्या हमारे पास संभावना है किस तरीका से हम इसे तैयार करके चलें, जिससे क्या हो कि हमारा जो स्कोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। बेसिकली मैंने क्या देखा है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चनों का जो रिपीटेशंस है वो बहुत ज़्यादा है, और उनमें क्या कर रहा है एग्जामिनर, लगातार क्वेश्चंस उन टॉपिकों से पूछता चला जा रहा है। तो आप क्या करें कि जब आप पेपर की तैयारी करें तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि पेपर का एनालिसिस अच्छे से करें। और ये जो मेरी वीडियो है ये आपको निश्चित तौर से लाभ देगी, क्योंकि इसमें मैंने एक दिशा देने का प्रयास किया है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ ढूंढ रहा था कि मुझे क्वेश्चन मिले, तो मैं आपको बताता हूँ। लगातार क्वेश्चंस आता है इस पैटर्न पे कि फिलिंग के क्वेश्चंस पूछता है, पार्टिकलों को बताता है कि इतने पार्टिकल हैं, ये वेरियस स्टेटों में रखे गए हैं। तो उसे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा यहाँ इस वाली उसमें
अभी मैं सर्च कर रहा हूँ इसे। चलो अभी मैं उसे सर्च नहीं कर पाया हूँ। बेसिकली वो पार्टिकलों को कहता है और पार्टिकलों को बताता है कि भाई इस तरीक़ा से पार्टिकल फिल किए गए हैं और आप बताएं कि जो पार्टिकल है जो जैसे हमने फिल किए हैं, उसके बाद में उसकी एनर्जी पूछ लेता है। कहता है कि उसकी एनर्जी जो होगी, मैं देखता हूँ मैंने पेज नंबर शायद लिखा होगा क्वेश्चन का, किस पेज पे वो क्वेश्चन था। ये पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन नंबर 33 है। तो पेज नंबर 6 पे जाता हूँ मैं और आपको क्वेश्चन कराता हूँ पेज 6 के पास 33 क्वेश्चन। पहले भी मैंने इस तरीक़ा का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किया था और मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन जो है रेगुलर इंटरवल पे पूछा जा रहा है पेपर के अंदर। तो पेज 6 और नहीं, ये सर्च नहीं हो पा रहा है, तो मैं आगे किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सर्च करने में थोड़ी दिक्कत हुई है इस क्वेश्चन को। तो पार्टिकल फिलिंग की मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कि कैसे हम पार्टिकलों को फिल करते हैं। जैसे वो कहता है कि 5 पार्टिकल्स हैं और उन 5 इलेक्ट्रॉन हैं सपोज किया, या कहता है कि उनकी स्पिन हाफ है और कहता है कि उन्हें वेरियस स्टेटों के अंदर हमें फिल करना है। जैसे वो मैं एक केस के तौर पर लेता हूँ कि 5 इलेक्ट्रॉनों को स्पिन हाफ के पार्टिकल हैं, कहता है कि उसे पार्टिकल बॉक्स में इनकेस फिल करना है। मैं एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने अपने पास से, क्योंकि वो सर्च नहीं कर पाया मैं क्वेश्चन। तो आप किस तरीक़ा से इन्हें भरेंगे, तो क्या करें कि अगर वो स्पिन हाफ को कहता है तो 2 पार्टिकलों को उस स्टेटों में भर सकते हैं। याद रखें कि अगर स्पिन हाफ नहीं कहता, अगर वो कहता फर्मियंस हैं लेकिन स्पिनलेस पार्टिकल हैं, तो एक क्वांटम स्टेट में एक पार्टिकल फिल करना है। और अगर वो स्पिन को कहता है, स्पिन कंसीडर करें, स्पिन हाफ लें, तो हम 3 पार्टिकलों को भरें। अगर वो स्पिन 3/2 कहता है तो हम 4 पार्टिकलों को एक स्टेट में भर सकते हैं। इस कंसेप्ट को हमें अप्लाई करना होगा। जैसे वो 5 इलेक्ट्रॉनों को कहता है तो पार्टिकल इन बॉक्स में बोलता है, तो एनर्जी जो हमारी होगी वो हम सब जानते हैं, पार्टिकल इन बॉक्स में n² π² h² 2ml² होती है। तो क्या करें कि पहली स्टेट के अंदर 2 पार्टिकलों को फिल कर दें, उसके बाद अगली स्टेट के अंदर भी 2 पार्टिकलों को फिल कर दें और फिर उसके बाद थर्ड स्टेट के अंदर एक पार्टिकल को फिल करें। तो ये हमारे 5 पार्टिकल हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमारे स्पिन हाफ के हैं, तो 2 पार्टिकल को फिल करना है। यहाँ पे जो एनर्जी होगी इन दोनों की, यहाँ पे n को 1 रख दें और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की एनर्जी निकल जाएगी। n की वैल्यू को 2 रखें और 2 से मल्टीप्लाई करें, उसकी एनर्जी निकल जाएगी। और इस पार्टिकल की एनर्जी के लिए n की वैल्यू को 3 रखें और फिर उसके बाद इसे ऐड कर दें। तो ये इसका आंसर जो होगा वो हमारा एनर्जी का हो जाएगा 2 × π² h² 2ml² प्लस यहाँ पे रखें इसी तरीक़ा से 2 × 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 π² h² 2ml²। और यहाँ पे साथ रखें, यहाँ n की वैल्यू को 3 रख दें तो यहाँ से 9 π² h² 2ml² हो। इस पे फिलिंग पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक स्पेसिफिक वीडियो में इस पर दूंगा। मैंने एक क्वेश्चन बताने की कोशिश की है कि किस तरीक़ा से क्वेश्चन आते हैं। बॉक्स में फिल कर देता है और अगर यही पार्टिकल को कह देता है कि वो फर्मी स्टैटिक्स को ओबे करते हैं पार्टिकल्स, और लेकिन वो नॉन स्पिन पार्टिकल हैं, फर्मियंस हैं, तो यहाँ पे स्पिन को हटा देंगे, फिर एक पार्टिकल को भरेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक और ऊपर 2 स्टेटों में, और फिर एनर्जी सबकी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है। मैं कहूँगा ये अगर हॉट टॉपिक लिस्ट में इसको मैं ले जाऊँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन अगर मैंने देखा क्वांटम मैकेनिक्स में जेम में, तो यही क्वेश्चन है, जहाँ क्या करता है कि हमें पार्टिकल बता देता है, इतने पार्टिकल हैं, कई बार फर्मियन बताता है, कई बार एम्बी स्टैटिक्स वाले पार्टिकल बताता है, और मीन्स क्लासिकल पार्टिकल कहता है, कई बार बोसोन कहता है, या कई बार स्पिन बताता है कि उसकी पार्टिकल की स्पिन इतनी है और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकलवाता है। तो इसे भी मैंने हॉट टॉपिक लिस्ट में स्थान दिया है। मैंने क्वेश्चन की सर्च करने का प्रयास किया था लेकिन वो सर्च नहीं हो पाया। कोई नहीं, मैं आगे कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। एक जो क्वेश्चंस मैं रेगुलर देख रहा हूँ वो है कि इस पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, 4th में डिस्कस करना चाहूँगा कि 4th में किसको प्रायोरिटी दूँ। तो एक क्वेश्चंस मैंने देखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं काफ़ी सारे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या फर्दर पूछा जा सकता है, उसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लगातार क्वेश्चंस 2 टॉपिक ये ऐसे हैं
जो लगातार इंपॉर्टेंट बने रहते हैं, तो इसे भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में स्थान दिया है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब मेटल के ऊपर फोटोन इम्पोज होता है तो जो उस फोटोन की एनर्जी होती है वो Sc/λ होती है। फोटोन जो इम्पोज हुआ उसमें से जो वर्क फंक्शन में एनर्जी खर्च हो जाती है वो W, और जो रेस्ट एनर्जी है वो मिलती है हमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है E/Vs। तो यहाँ से कई बार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लेता है, ये फॉर्मूला सीधा यूज करें। और उसके अलावा EVS बराबर Sc/λ यूज कर लें माइनस W, ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। इसमें ध्यान रखें कि लैम्डा देता है, W देता है वर्क फंक्शन और Vs पूछता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो फॉर्मूला है वो ये है इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जहाँ पे मैंने देखा क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। कई बार क्या करता है कि दो मेटल ले लेगा, एक का स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 कह देता है और वहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू को λ1 बोल देता है, और एक इक्वेशन यहाँ से ये बन जाती है। और दूसरी जो है दूसरी इक्वेशन बना देता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना पाया जाता है जब वेवलेंथ इतने का फोटोन जो है वो इम्पोज होता है λ2 का। तो ये दो इक्वेशन बन जाती हैं। यहाँ से दोनों से स्टॉपिंग पोटेंशियल का कई बार जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारे दोनों का अंतर पूछ लेता है, λ1 λ2 देखे, तो यहाँ से हमारा इजीली निकल जाता है। दोनों का अंतर कर दें, W यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन इस पर अप्लाइड क्वेश्चंस करके चलें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। या दो मेटल कई बार कह देता है कि एक मेटल है इतनी वेवलेंथ का डालते हैं उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना आता है, और फिर उसके साथ साथ जो दूसरी के लिए दे देता है डाटा और फिर बाकी चीज़ें पूछ लेता है। तो इन दोनों फॉर्मूलों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे बेस। साथ साथ दो तीन बातें और भी याद रखें कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा वेवलेंथ कम हो रही है। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ इसे मैं hν भी लिख सकता हूँ, तो फ्रीक्वेंसी जब हमारी बढ़ेगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। तो ये भी पूछता है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रॉन की, पे तो राइज होती है। साथ साथ ये भी याद रखें कि कई बार इंटेंसिटी की बात कहता है कि जब हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ जो फोटॉन्स हैं जो इम्पोज हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते हैं, जिससे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। आई यहाँ पे इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने इसलिए करंट के लिए यहाँ अलग से करंट लिखा है। तो ये दो बातें याद रखें। लेकिन इंटेंसिटी चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमारा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इस वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आती है, अगर उससे कम रहती है तो हम अगर यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहती है, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना नहीं होता। तो इस पर बेस क्वेश्चन करके चलें, इन पर न्यूमेरिकल करके चलें। इस पर क्वेश्चन मैंने देखा है, लैम्डा दे रखा था, W दे रखा था, VS पूछा है, और लगातार क्वेश्चन इस पर मैंने देखे हैं इन फॉर्मूलों पर बेस। तो इनको अच्छे से करें, ये हॉट टॉपिक लिस्ट में मैंने इन्हें स्थान दिया है। एक हमारा कॉम्पटन इफेक्ट का इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस जो सदा याद रख के जाएं और उस पर क्वेश्चन जरूर निकाल के जाएं। ये भी हॉट टॉपिक लिस्ट है, दोनों ही टॉपिकों में से एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है रेगुलर इंटरवल पे, तो मैंने इसलिए इन्हें लिस्ट में रखा है। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जो डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला है वो पूछा जाता है लगातार H/m0c, और ब्रैकेट में टर्म आती है यहाँ 1 - cos फाई। फाई यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल है और H प्लैंक कांस्टेंट, m0 जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। साथ साथ ये भी याद रखें कि इसकी जो वैल्यू है वो 0.0243 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये 1 - cos फाई और इतना एंगस्ट्रॉम है। कई बार ये पूछ लेता है कि फाई की वैल्यू पाई है तो बताएं कि डेल्टा लैम्डा कितना होगा, या मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब आती है। तो ये वैल्यू पूछता है, और ये जो कॉम्पटन वेवलेंथ कहलाती है, इसे हम लैम्डा c से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू पूछ लेता है। तो ये वैल्यू है इतने एंगस्ट्रॉम इसकी। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि ये डेल्टा लैम्डा जो है वो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है, और इसकी वैल्यू H/m0c 1 - cos फाई आती है। यहाँ पे लैम्डा हमसे दे देता है और फाई बता देता, लैम्डा डैश पूछ लेता है। तो यहाँ से लैम्डा डैश की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, लैम्डा प्लस H/m0c, और ये टर्म आ जाती है 1 - cos फाई। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इस पे देखे गए हैं, इस फॉर्मूले पे बेस पूछे जाते हैं। और कई बार जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ लेता है। तो उसका फॉर्मूला जो होता है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का वो होता है Sc/λ माइनस Sc/λ डैश। लैम्डा यहाँ पे जो है वो इंसिडेंट फोटोन है, उसकी वेवलेंथ है, और लैम्डा डैश जो है वो स्कैटर्ड फोटोन की है। तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे हॉट टॉपिक लिस्ट में इन्हें मैंने स्थान दिया है, लगातार क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा इसे, क्वांटम मैकेनिक्स का। ये पूरा पेपर का एनालिसिस है मेरे पास में, मैंने सब पेपरों का एनालिसिस करके
कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं जो लगातार रिकरेंट पूछे जा रहे हैं, तो मैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। साथ साथ आपको दिशा देने का भी प्रयास है कि और क्या क्या हमारे फर्दर स्कोप्स हैं क्वेश्चन पूछे जाने के। याद रखें, एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है 5th पे, वो मैं बताना चाहूँगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे मैं कहूँगा, वो फिनोमेना होता है टेरल इफेक्ट। तो टेरल इफेक्ट से क्वेश्चन करके जाएं, टेरल इफेक्ट को पढ़ें। टेरल इफेक्ट में खास तौर से ये याद रखें कि हमारे पास में जो रीजन है उसके अंदर जो पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी है वो हमारी कम रहती है और जो बैरियर है उसकी हाइट ज़्यादा होती है। इस तरीका का ये केस होता है। यहाँ पे बैरियर हाइट V0 है और पार्टिकल की एनर्जी E है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल होता है वो इसे पार नहीं कर सकता। ये हमारा बैरियर है, इसकी लेंथ मैंने L ले ली है और पूछता है यहाँ पे इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन पूछता है, यहाँ पे जो है वेव फंक्शन पूछता है, इस रीजन में वेव फंक्शन पूछता है। तो श्रोडिंगर के तीनों एप्लीकेशंस जो है वो पोर्शन करें। मैंने टेरल इफेक्ट पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसे देखें। मैंने तीनों जगह पे वेव फंक्शन समझाया है, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है रेगुलर इंटरवल पे। साथ साथ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी पूछता है कि क्वांटम मैकेनिकली इसकी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला भी याद रख के जाएँ, 16E V0 माइनस E अपॉन V0 स्क्वायर और e की पावर -2 √2m V0 माइनस E और L अपॉन h कट। इस पे क्वेश्चन देखा गया है। तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन ये भी था जब मैं पेपर एनालिसिस में देख रहा था कि डिपेंडेंसी किस फैक्टर पे एक्सपोनेंशियली ज़्यादा निर्भर कर रही है। तो यहाँ पे क्योंकि पावर हाफ पे निर्भर करती है, यहाँ पे ये लीनियर निर्भर कर रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सपोनेंशियल में इवन दो। तो यहाँ पे V0 पर डिपेंडेंसी जो है e की पावर में वो हाफ पे निर्भर है, L पे ज़्यादा है। तो लेंथ के चेंज करने से ज़्यादा चेंज होगा। जैसा वो कहता है कि V0 को अगर हम 2V0 करें या लेंथ को 2L करें, इनमें से ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का इफेक्ट ज़्यादा कौन से केस में पड़ेगा। तो देखें यहाँ ये इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा इसके कारण। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है, जेम में लगातार आता है, इनके सॉल्यूशंस पे पूछा जाता है। साथ साथ एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाता है वो ये है कि जब पोटेंशियल एक्ट नहीं करता तो तब जो सॉल्यूशन होता है वो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होता है। अगर पोटेंशियल एक्ट नहीं करता, हार्मोनिक फॉर्म में रहता है, साइनसॉइडल सिग्नल रहता है, इसका एम्पलीट्यूड घटता और बढ़ता नहीं है। इस रीजन्स के अंदर जो सॉल्यूशन है वो जो हमारा आता है वो डिकेइंग सॉल्यूशन आता है। इस टाइप का डिकेइंग सॉल्यूशन आएगा एक्सपोनेंशियली, और इस रीजन के अंदर जो सॉल्यूशन आएगा वो एम्पलीट्यूड इसका कम होता चला जाएगा इस टाइप का। लेकिन जैसे इसका एम्पलीट्यूड इसके मुकाबले कम हो जाएगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है उसके बाद में ऑसिलेटरी बना रहेगा। तो ये तीनों फॉर्मों में, सॉल्यूशन की फॉर्म में याद रखें, ये हार्मोनिक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन, यहाँ पे ऑसिलेटरी सॉल्यूशन और यहाँ डिकेइंग सॉल्यूशन। तो ये तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशंस पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चंस इस पर पूछे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगा, इसे आप अच्छे से तैयार रखें और अप्लाइड सोच के चलें इसके ऊपर। ये 5-6 चीज़ें मैं बता रहा था, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। मैंने पीछे पेपर देख कर देखा है कि हाँ जो क्वेश्चन हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन की संभावना किस किस की बनी रहती है। तो वही चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। एक जो क्वेश्चंस मैं देखता हूँ वो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, वो रहता है इसके अंदर पार्टिकल इन ए बॉक्स। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पार्टिकल इन ए बॉक्स में पूछी गई हैं। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स के अंदर क्या क्या आया है और क्या क्या संभावना है, उन्हें भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो एक क्वेश्चन पार्टिकल इन ए बॉक्स में देखो, ये इस तरीका से आया कि इसने क्या कर रखा था कि जो इस तरीका का प्लॉटिंग कर रखी थी कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इस फॉर्म की है, इस फॉर्म में, और यहाँ पे जो लूप है ये L/3 दे रखा था, ये भी L/3 होगा और ये भी L/3 होगा। इसके साथ साथ इसकी एनर्जी पूछी गई थी कि आप इसकी एनर्जी बताएं। तो इस पर क्वेश्चन की सदा संभावना रहती है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। इस थोड़ा सा इसमें साइज बड़ा हो गया है, इसको इसी एक ही ऑर्डर के थे सारे। तो इसमें देखें कि ये हमारा यहाँ नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है और ये नोड है। ये एंटी नोड पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो नोड और एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारा होता है λ/4। तो ये वैल्यू λ/4 होगी, ये भी λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4 और ये भी λ/4। तो 6 × λ/4 की जो वैल्यू होगी यहाँ, क्योंकि 6 जो है नोड एंटी नोड कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 6 × λ/4 की जो वैल्यू होगी वो L के इक्वल होगी। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लें, वो हमारा आ जाएगा 4L/6। तो ये वैल्यू हमारी 2L/3 आ जाएगी, और इसे 2L/n से कंपेरिजन कर दें तो n की जो वैल्यू है यहाँ 3 आ जाएगी। एनर्जी हमारे पास इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे। एनर्जी जो होगी वो हमारी आ जाएगी यहाँ n²
पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml²। एन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें और एन की वैल्यू को जैसे ही 3 रखेंगे तो एनर्जी हमें यहाँ से एवोल्यूट हो जाएगी। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो वेव फंक्शन है एक्सपेक्टेशन एक्स जो होता है वो हमारा L/2 होता है पार्टिकल इन बॉक्स में, क्योंकि जो पार्टिकल है वो x बराबर 0 से लेकर x बराबर L के बीच में होता है, तो इसकी औसत वैल्यू पूछता है। एक्सपेक्टेशन x² की जब वैल्यू पूछता है तो आंसर मार्क करेंगे L²/3 माइनस L² अपॉन 2n² पाई²। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि n बराबर 1 में एक्सपेक्टेशन x² क्या है, औसत एक्सपेक्टेशन x क्या होती है। पार्टिकल के जो मोमेंटम जब भी पूछता है तो मोमेंटम की वैल्यू को एक्सपेक्टेशन को 0 मार्क करें, और मैं बताता हूँ 0 क्यों करें। जितनी पॉसिबिलिटी इधर से इधर है मोमेंटम रखने की, इसके बाद में इतनी इधर है, तो एवरेज जो होगा पॉजिटिव, इधर मोमेंटम अगर पॉजिटिव है तो टकराने के बाद नेगेटिव होगा, तो एवरेज वैल्यू उसकी 0 आ जाएगी। तो ये तीनों चीज़ों को याद रखें। अगर वो एक्सपेक्टेशन p² पूछता है तो उसको भी देख लें। इसकी जो वैल्यू होगी वो 2m एक्सपेक्टेशन En होगी, और En की वैल्यू हमें पता है तो इसको हम सिंपली ले सकते हैं 2m, और यहाँ वैल्यू रख दें n² पाई² एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml²। तो ये 4 क्वेश्चन तो हमारे इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस पूछे जाते हैं कई बार, इनको सबको तैयार रखें। और जो वैल्यू है एक्सपेक्टेशन p² की, एक्सपेक्टेशन p की, ये भी निकालना सीख लें, x² एक्सपेक्टेशन x। और जो कर्व है उसमें भी मैं 2-3 बातें और बताना चाहूँगा जो मुझे उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में पूछी जा सकती हैं, उन्हें भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लगातार क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस पर आए हैं वो भी मैं बताना चाहूँगा किस तरीक़ा के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने देखा इस फॉर्म में आया हुआ है क्वेश्चन, ए साई एक्स जो दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि उसकी लाइन ऑफ एक्शन से हमारे किस तरीक़ा के क्वेश्चन आ सकते हैं फर्दर भी। 2 sin πx और cos πx ये वैल्यू थी, और यहाँ पे जो पूछा है साई एक्स टी पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है, उसके अलावा एनर्जी पूछ लेता है। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा a और sin 3 πx प्लस sin πx, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है साई एक्स टी पूछा गया है, और साथ साथ साई एक्स टी के अलावा एनर्जी पूछी है, पार्टिकल किन किन स्टेटों में रह सकता है ये भी पूछता है। तो ये साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज करें, हम यहाँ इजीली पहुँच सकते हैं। यहाँ से याद रखें कि जब हमारा इससे हम कंपेरिजन करेंगे तो ये हमारी जो वैल्यू है वो हमारी बनेगी यहाँ से sin 3 πx अपॉन एल और प्लस sin πx अपॉन एल। तो लेंथ तो 1 ले लेंगे तो हम इसी फॉर्मूले पर पहुँच जाएंगे, और जब हम इसे n πx अपॉन एल से कंपेरिजन करेंगे तो n बराबर यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ जो n की वैल्यू है यहाँ पे n πx अपॉन एल से करेंगे तो n बराबर 1 होगा। साथ साथ याद रखें कि जब यहाँ कोफिशिएंट इक्वल होता है और दोनों के साथ में अटैच होता है तो प्रायिकता को सिंपली हाफ हाफ ले लें। तो ये भी ध्यान रखें, उसके लिए आपको सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे P3 जो होगी वो वैल्यू हाफ होगी, और यहाँ जो P1 होगा इस स्टेट में प्रायिकता वो भी हाफ होगी। तो ये प्रायिकता हो जाएंगी। अगर हमसे अब एक्सपेक्टेशन एनर्जी पूछता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, P1 E1 प्लस P3 E3, ये हम फॉर्मूला यूज कर दें। P1 और P3 हमें यहाँ पता है, E1 और E3 हम इस फॉर्मूले से ले लेंगे, L को 1 लेके और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये पूछा गया है। साई एक्स की अगर हमसे पूछता है तो ये भी ध्यान रखें कि साई एक्स की कैलकुलेट करने के लिए सिंपली इजकल टू करते हैं हम साई एक्स और ई की पावर माइनस आई ई एन टी अपॉन एच कट। तो क्या करें, इसके साथ में जो वेव फंक्शन है यहाँ ई की पावर माइनस आई ई थ्री टी अपॉन एच कट कर दें और ई थ्री की वैल्यू यहाँ से ले लें। इसके साथ ई की पावर माइनस आई ई वन टी अपॉन एच कट ले लें और यहाँ से ई वन की वैल्यू ले लें और सॉल्यूशन दे दें। तो साई एक्स टी, साई एक्स, प्रायिकता, एक्सपेक्टेशन ई, ये सब क्वेश्चन पार्टिकल इन बॉक्स पर आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, यहाँ से मुझे उम्मीद है आप करके देखेंगे कि साई एक्स दे रखा है ए साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन ए, और इसमें आपको एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, बताना है पार्टिकल कौन कौन सी स्टेटों में है। एक तो ये आप निकालें और साथ साथ इसमें एनर्जी कैलकुलेट करें कि इसमें एनर्जी कितनी आएगी। ये नियर फ्यूचर में क्वेश्चन आने वाला है, तो मैंने आपको लिए ये प्रोजेक्ट भी कर दिया है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो आप देखें। और साइन 3x का मैं हिंट भी कर रहा हूँ, इसमें जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो साइन 3x का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस वीडियो में
काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं, काफ़ी लंबी वीडियो ये हो गई है, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है क्या आ सकता है, क्या क्या आ रहा है और कैसे आप स्मार्ट प्रिपरेशन करें। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से फिजिक्स कम्युनिटी को इनरिच करेगी और ख़ासतौर से IIT JEM के लिए एक बूम का काम करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, जो जो चीज़ें मैंने इसमें दी हैं प्रॉब्लम, उन्हें सॉल्व करके मार्क करें और बताएं कि अगर मैं आगे कुछ और इसी तरीक़ा की वीडियो अपलोड करूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँ क्या आ रहा है, क्या फर्दर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कैसे आप तैयारी करें स्मार्ट प्रिपरेशन। तो आप बताएं, अगर आप आगे डिमांड करेंगे तो मैं और वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।